नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 13 जून 2020 है और हम आपके लिए फिर से कुछ नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। आज का विचार है, जीवन जितना ही सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। मेक लाइफ एज सिंपल एज स्ट्रेस विल डिक्रीज इक्वली। दोस्तों, इस विचार का अर्थ है कि जितना जीवन को आप अपना सादा बना लेंगे उतना ही तनाव से मुक्त रहेंगे, क्योंकि जीवन जितना सादा रहेगा आपको समस्याएं उतनी ही कम आएंगी। और जितना हम जीवन को मॉडर्नाइज कर देते हैं, जितना जीवन को हम अपना आधुनिक बना देते हैं, उतनी ही समस्याएं ज़्यादा आने लगती हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि यदि हम एक गांव के व्यक्ति को देखते हैं तो वो बहुत सुखी और बहुत खुश रहता है इन कंपैरिजन टू जो शहर का व्यक्ति होता है, क्योंकि शहर के व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। उसे उस आधुनिक युग में जीने के लिए बहुत सारी टेंशन्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन एक गांव का व्यक्ति अपने सादा जीवन के साथ बहुत खुश रहता है। तो याद रखिएगा, जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना ही आधा होगा और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर होते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ऑन विच डे इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, एल्बिनिज्म एक तरह का विकार है, एक तरह की डिसीज़ है एक्चुअली। इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन पहले मैं इस दिवस के बारे में बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूक दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये आज ही के दिन मनाया जाता है, 13 जून को। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्बिनिज्म एक दुर्लभ और गैर संक्रामक आनुवांशिक रूप से जन्म के समय मौजूद रहने वाला विकार है। मतलब ये कैसा है? आनुवांशिक रूप से, यानी ये आपके जेनेटिक, जिसे हम जेनेटिक बीमारी भी कहते हैं, ये वही है। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति अधिकतर दृष्टिहीन होते हैं और इन्हें त्वचा कैंसर होने का भी खतरा होता है। क्लियर? ब्लाइंड होते हैं और इन्हें स्किन कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इस दिवस को एल्बिनिज्म के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। कई जगह पर ऐसे लोगों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, तो इन लोगों के संग होने वाले इस भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस 13 जून को मनाया जाता है। क्लियर? मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव के कारण ही ये समस्या होती है। हमारे शरीर में जब मेलेनिन की उत्पादन में जो एंजाइम होते हैं उनका अभाव होने लगता है, उनकी डेफिशिएंसी होने लगती है, तब ये बीमारी शुरू हो जाती है। इसमें त्वचा, बाल, आँखों के बाल के रंग सफ़ेद हो जाते हैं। क्लियर? और ये जन्मजात बीमारी है, जन्मजात विकार है। साथ ही एल्बिनिज्म वंशानुगत तरीके से रिसेसिव जीन एलिल्स को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब एक तरीके से ये कैसी है बीमारी है? जेनेटिक। ओके। साथ ही एल्बिनिज्म तब होता है जब मानव शरीर भोजन को मेलानिन में परिवर्तन करने में विफल होता जाता है। मतलब वो मेलानिन बना नहीं पाता और इसी कारण से जो स्किन का कलर है वो वाइट होने लगता है, हमारे बालों का कलर वाइट होने लगता है। ठीक है? लोगों का ये मिथ व्याप्त है लोगों में। मतलब ये एक अंधविश्वास है कि जब कोई व्यक्ति मछली और दूध को एक साथ खा लेता है तब उसको ये बीमारी हो जाती है। तो एक्चुअली ये एक मिथ है। ठीक है? तो लोगों को इसके बारे में जानकारी देना कि इन लोगों से हमें दूर नहीं होना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह का विकार है। ठीक है? मतलब एक तरीके की कमी है हमारे शरीर में। ठीक? 2020 में इसकी थीम रखी गई है मेड टू शाइन, और इस थीम को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि इसी दिन आज के दिन उन लोगों के अचीवमेंट और सक्सेस के बारे में बात की जाएगी जिनको ये बीमारी थी और फिर भी उन लोगों ने अपने जीवन को अपने जीवन में कई सारे अचीवमेंट्स गेन किए। क्लियर? तो याद रखिएगा, जो 2020 की थीम है वो है मेड टू शाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020? हाल ही में किसने 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो मुख्तार खान, रतन लाल, दार यासिन, चांदनी आनंद। तो आंसर है यहाँ रतन लाल। क्लियर? तो रतन लाल जी ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीत लिया है। इसके अलावा जो ये 3 नाम आपको यहाँ मिलते हैं, मुख्तार खान, दार यासिन और चांदनी आनंद, ये तीनों ही पुलित्ज़र आप लोगों ने सुना होगा, फोटोग्राफी के लिए एक पत्रकारिता का एक अवार्ड है पुलित्ज़र। ये पुलित्ज़र 2020 के विजेता हैं तीनों। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑन जून 11 इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल, मतलब ये एक अमेरिकन, मतलब भारत मूल के अमेरिकन व्यक्ति हैं और ये एक सॉइल साइंटिस्ट है, यानी मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है? इनको ये प्राइज़ दिया गया है फॉर मैनस्ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग सॉइल सेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। मतलब इनको सॉइल की जांच करने के लिए, मतलब इनको सॉइल के ऊपर रिसर्च करने के लिए और साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर लाल ने 4 महाद्वीपों तक फैले और अपने 5 दशक के अधिक के करियर में मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने की नवीन तकनीकी को बढ़ावा देकर 50 करोड़ से अधिक छोटे किसानों की आजीविका को लाभ पहुंचाया है और इसी कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है? साथ ही उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब उन्होंने क्या किया है, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो छोटे किसान थे उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य उत्पादित किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया फूड का, है ना। और इसी कारण से जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता चला गया और इसी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में उनको 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का एक रकम राशि उनको दी जाएगी। ठीक है? वर्ल्ड फूड प्राइज़ एग्रीकल्चर की फील्ड में नोबेल प्राइज़ की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है? तो मतलब एग्रीकल्चर फील्ड का नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्राइज़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम फुल्ली डिजिटल? एक भारत की ऐसी कौन सी रेगुलेटरी एजेंसी है, ऐसी कौन सी नियामक अधिकरण है जो अभी हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है? तो यहाँ पर आंसर है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस समय फुल्ली डिजिटल हो चुका है, बिल्कुल पेपरलेस वर्किंग इसकी शुरू हो चुकी है और ये भारत का पहला रेगुलेटरी एजेंसी है जो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिकम डिजिटल कंप्लीटली। ओके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क फ्लो ऑफ NHAI हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मैनुअल टू ऑनलाइन पोर्टल। मतलब पूरा जो वर्किंग है इनका वो मैनुअल से हटाकर इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे ट्रांसफ़र कर दिया है। क्लियर? इसी के साथ विथ सोशल डिस्टेंसिंग बीइंग वन ऑफ द की मेथड टू प्रिवेंट कोविड-19 इन्फेक्शन, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विल हेल्प NHAI एम्प्लॉइज़ टू कंटिन्यू देयर वर्क विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अभी आपको मालूम ही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के संग सभी काम करने हैं, तो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट जब हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करते हैं तो उसमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जहां हमें कोविड-19 के इन्फेक्शन से भी बचाव हो जाता है और साथ ही NHAI एम्प्लॉइज़ अपने काम को कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक, यहाँ पर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिटेल्स आर टू बी स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट इन द क्लाउड बेस्ड डेटा लेक विच इज़ लिंक्ड टू GIS टैगिंग। ओके, यहाँ पर जो सारा डेटा है, इस सारे डेटा को एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसको नाम दिया गया डेटा लेक, इसमें जाके स्टोर हो जाता है। क्लाउड सिस्टम ये वही है जैसा आपके मोबाइल में होता है। मोबाइल में एक क्लाउड करके ऐप होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स जाके उसमें स्टोर हो जाते हैं, आपकी इमेजेस उसमें स्टोर हो जाती हैं। तो उसी बेस पर बना हुआ ये ऐप, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये काम क्या करता है, सारा डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है? डाटा लेक इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा। इट अलाउज टू स्टोर ऑल स्ट्रक्चरल एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एट एनी स्केल। डेटा लेक एक
डाटा का ही स्टोर्ड फॉर्म है, उसका भंडारण है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का भंडार करते हैं, रिपोजिटरी मतलब भंडार होना, तो ये क्या है, डाटा का भंडार है। और यहाँ पर सभी तरह का डाटा, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, सभी डाटा इसमें जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर NHAI के बारे में बात करते हैं। ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसे 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज द नेटवर्क ऑफ अवर ओवर 50,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे आउट ऑफ 1,15,000 किलोमीटर इन इंडिया, ठीक है। मतलब जो 50,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज़ हैं, उन सभी को मेंटेन करना, उनका नेटवर्क को फैलाना, यही इसका काम है। और ये नोडल एजेंसी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की नोडल एजेंसी की तरह काम करता है, ठीक है। अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है सुखवीर सिंह संधू, ओके। ये अभी वर्तमान में चेयरमैन है, जो अक्टूबर 2019 से इस पद पर नियुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चेयर द 40th GST काउंसिल मीट। अभी हाल ही में 40th GST काउंसिल मीट होने वाली है, हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, हमें ये बताना है। तो नाम आएगा यहाँ निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही इस GST काउंसिल मीट की अध्यक्षता की है। यहाँ आपको जो ये 3 नाम दिखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। अनुराग ठाकुर भी फाइनेंस मिनिस्टर में इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, ओके। अजय भूषण पांडे आपके अजय भूषण पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। वहीं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम CEO हैं, ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये सभी नाम है, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री एट द मीट अनाउंस दैट नो लेट फी विल बी चार्ज फ्रॉम टैक्स पेयर्स दैट हैड फिल्ड GST रिटर्न बिटवीन जुलाई 2017। उन्होंने ये बोला है कि जो लोग जुलाई 2017 तक अपना GST रिटर्न्स भर रहे हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स, उनके ऊपर कोई भी लेट फ़ी नहीं लगेगी। और जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जिनका जो टर्नओवर है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ के अंदर होता है, उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिलिंग GST रिटर्न्स फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020, यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि ये जो छूट दी गई है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो GST रिटर्न भरेंगे, ठीक है, उनके लिए है, ठीक। यहाँ पर आपका एक टर्म आ रहा है IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था। IGST एक्चुअली है क्या, तो इट इज़ चार्ज्ड व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब जब भी आप किसी गुड्स या कोई भी चीज़ों को किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेकर जाते हैं, मान लीजिए तमिलनाडु से केरला लेके जाते हैं, तो वहाँ पर जो उस पर टैक्स लगता है, दैट इज़ द IGST, ओके। और इसमें जो रेवेन्यू होता है, ये शेयरिंग हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। जो भी उनके रेट फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये जो टैक्स है, ये क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन जून 12, 2020 द फीफा रैंकिंग वॉज रिलीज्ड, व्हाट प्लेस डिड द इंडियन टीम गेट। 12 जून 2020 को फीफा रैंकिंग जारी की जा चुकी है, और भारतीय टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चूँकि इस समय तो सारे ही जो आपके स्पोर्ट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, आपके पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो रैंकिंग है, इसे बदला नहीं गया है, जो पिछली रैंकिंग थी उसी को ही एज इट इज़ रखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो भारत का स्थान है वो 108 ही रहेगा, जो पिछली बार था। यहाँ पे ऑन लिखा भी है, ऑन जून 12, 2020 द फीफा रैंकिंग वॉज रिलीज्ड, इंडियन टीम रिटेन इट्स 108th पोजीशन एज द इंटरनेशनल फुटबॉल or the year 2020 has been suspended since March. Okay, Belgium remained at the top spot. Belgium अभी भी टॉप स्पॉट पे ही रहेगा। इसके बाद फ्रांस और ब्राज़ील, देन इंग्लैंड और उरुग्वे आएंगे, ओके। यहाँ पर हम फीफा के बारे में बात करते हैं, तो फीफा का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, वो रखी गई थी 21 मई 1904, यानी 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, क्लियर। इसको पेरिस, फ्रांस में फाउंडेशन इसको किया गया था, मतलब इसकी जो स्थापना है वो पेरिस में हुई थी। साथ ही यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में है,
याद रखिएगा फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी, जबकि हेडक्वार्टर इसका बनाया गया स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख में। ठीक है, यहाँ मेंबरशिप जो है 211 नेशनल एसोसिएशंस की यहाँ मेंबरशिप है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन और स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अभी वर्तमान प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटियानो। ओके, गियानी इन्फेंटिनो, ये स्विट्ज़रलैंड से ही हैं, स्विट्ज़रलैंड के सिटीज़न हैं और ये 9th प्रेसिडेंट हैं फीफा के। ओके, तो ये आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द पंचवटी योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स इन रूरल एरियाज़। किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एक पंचवटी योजना शुरू की है? तो हमें ये बताना किस राज्य ने की है। तो सबसे पहले तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। ओके, जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में पंचवटी योजना जो ग्रामीण इलाकों के सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए लॉन्च की है। इसके अंदर होगा क्या कि 100 पार्क्स डेवलप किए जाएंगे इस स्टेट में इस स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम का जो मेन एम है वो ये है टू हेल्प द सीनियर सिटीजन स्पेंड देयर लेजर टाइम इन दिस गार्डन एंड पार्क। मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने लेजर टाइम यानी जो खाली टाइम है उसको इन पार्क्स में बिता सकें। ठीक है, इसलिए गार्डन और पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। गार्डन एंड पार्क्स आर टू बी डेवलप अलॉन्ग विद स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही इसको डेवलप किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के थ्रू इन पार्क्स को डेवलप और मेंटेन किया जाएगा। यहाँ एटलीस्ट 1 बीघा ऑफ लैंड इज़ यूज टू अचीव दिस। इस काम के लिए 1 बीघा तक लैंड लिया जाएगा और इसके अंदर मेडिसिनल और आयुर्वेदिक प्लांट्स को इनका प्लांटेशन किया जाएगा। ठीक, साथ ही इसमें वॉकिंग ट्रैक्स और दूसरी इक्विपमेंट्स होंगे। क्लियर, इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसमें जो लोकल लेबरर होगी, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने दूसरे शहरों से वापस लौट रहे हैं, इन्हीं वर्कर्स का यहाँ यूज़ होगा और इनको जो वेजेस मिलेंगे, जो इनका भत्ता होगा वो मनरेगा के थ्रू दिया जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम और एक और चीज़ देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के इस समय गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं जो अलग अलग स्टेट की हैं, तो आपको ये थोड़ा सा अभी ये वर्तमान की स्कीम ही है, मतलब 2020 में जो लॉन्च की गई थी। तो थोड़ा सा इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाएंगी अभी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो रोजगार सेतु योजना, देन शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, जो वेंडर्स हैं स्ट्रीट वेंडर उनके लिए है, जीवन शक्ति योजना, उपार्जन रवि योजना, टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप, युवा स्वाभिमान योजना, द्वार प्रदाय योजना, रेंट एंड ओन हाउसिंग स्कीम, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और जय किसान ऋण मुक्ति योजना। ये जय किसान ऋण मुक्ति योजना उस समय की जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की योजनाओं की। तो उत्तराखंड में पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो अभी हाल ही में लागू की गई थी। होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्लियर, किसान पेंशन योजना, प्रवासी यात्रा पंजीकरण, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, वैष्णवी सुरक्षा योजना और दीक्षा का फुल फॉर्म है डेडिकेशन टू एनहेंस एजुकेशन थ्रू नॉलेज स्किल एंड हैबिट असेसमेंट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। जो स्टेट में एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसे बढ़ाने के लिए इस स्कीम का यूज़ किया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाएं हैं तो इनके बारे में भी देख लीजिए। तो पहली है सिंगल विंडो सीजी आवास पोर्टल, दूसरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देन कवच मोबाइल एप्लीकेशन अभी कोविड के लिए की गई थी, कोविड अवेयरनेस के लिए। पढ़ाई तुम्हार द्वार, ये है पढ़ाई तो तुम्हार द्वार, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, देन मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, फिर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और न्यूनतम आय योजना यानी न्याय। ये सभी योजनाएं किसकी हैं? छत्तीसगढ़ की। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द जगन्नाथ
चेडोडू स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू टेलर, बार्बर एंड धोबीज। अभी हाल ही में एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ रहने वाले टेलर्स, बार्बर्स और धोबी, ठीक है, मतलब दर्जी, नाई और धोबी, इन सभी की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम चलाई है। नाम है जगनन्ना चेडोडू। ओके, तो हमें बताने कौन से राज्य में चलाई गई है। तो आंसर आएगा यहाँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस योजना को चलाया गया है अभी। तो देखिए इस योजना के बारे में थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने अभी हाल ही में स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा बार्बर्स, टेलर और वॉशरमैन को, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की इस समय क्या है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, फाइनेंशियल इनके क्राइसिस हो सकते हैं, क्योंकि लोग अभी क्या है, बाहर कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन लोगों को अभी जो धारा है उसमें बनाए रखने के लिए चीफ मिनिस्टर ने यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। इसके अंदर होगा क्या कि 10,000 रुपये पर पर्सन ये दिए जाएंगे और ये बेनिफिट 2.47 लाख ऑफ बार्बर, वॉशरमैन और टेलर्स को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। दूसरे चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी और कैपिटल है यहाँ की अमरावती, हैदराबाद में है जो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ की कुछ स्कीम्स की। आंध्र प्रदेश में कुछ स्कीम हैं, जैसे है YSR वाहन मित्र स्कीम, दूसरा रायतु भरोसा केंद्र, कैटल हेल्थ कार्ड, अगनन्ना विद्या कनुक किट स्कीम, YSR राइस डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम, YSR मत्स्यकारा भरोसा स्कीम, जगन अन्ना विद्या देवना स्कीम, ठीक है, पेंशन कनुक, ठीक, अम्मावोदी और वाहन मित्र, ये सभी जो स्कीम्स हैं, ये सभी स्कीम्स कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थर्ड फेज ऑफ साउनी स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साउनी? अभी हाल ही में साउनी स्कीम का थर्ड फेज कंप्लीट किया गया, उसको लॉन्च किया गया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के हाथों से, ठीक है। हमें ये बताना है साउनी का फुल फॉर्म क्या है। तो साउनी का फुल फॉर्म, यहाँ 4 ऑप्शन हैं आपके पास: सौराष्ट्र नर्मदा अवतार इरिगेशन, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इंस्टीट्यूट, सौराष्ट्र नदी अवतरण इरिगेशन, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। तो आंसर आएगा यहाँ सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। इसका भी थर्ड फेज कंप्लीट हुआ है और इसको लॉन्च किया गया है गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं इस स्कीम के लिए, तो ये यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि इस स्कीम में दिस स्कीम इज़ टू फिल 115 डैम्स विद नर्मदा वाटर बाय अगस्त 15, 2020 एंड मार्च 2021। मतलब 15 अगस्त 2020 से लेकर मार्च 2021 तक इस स्कीम के द्वारा 115 डैम्स को फिल किया जाएगा, ठीक है। साथ ही फर्स्ट फेज़ में जो 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी PM मोदी के द्वारा AG3 डैम में, तब यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट फेज़ यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2016 में। वहीं सेकंड फेज़, इस स्कीम के सेकंड फेज़ में क्या है, 541 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली जाएगी और इससे 57 रिजर्वायर्स को भरा जाएगा, ठीक है, अगस्त 2020 तक। थर्ड फेज़ जो है ये क्या है, इसके अंदर 42 डैम्स रिजर्वायर दैट आर टू बी फिल्ड थ्रू 457 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइंस इज एस्टिमेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2021, ठीक है, मतलब इसको 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। साउनी योजना वॉज लॉन्च्ड टू डाइवर्ट द एक्सेस ओवरफ्लोइंग फ्लड वाटर ऑफ नर्मदा। नर्मदा में जो एक्सेसिव है, मतलब एक्सेसिव ओवरफ्लोइंग वाटर है, उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसके ये क्या है, ये बेसिकली एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है और इन विच द वाटर आर टू बी फिल्ड इन इरीगेशन डैम्स एंड दैट ऑलरेडी हैज़ अ गुड कैनल नेटवर्क। इससे होगा क्या कि जो वाटर है उसको फिल किया जाएगा डैम्स में और वहाँ से इसे कैनल के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू इरिगेशन में यूज़ कर लिया जाएगा। ये जो रिवर है इसे रेवा भी कहा जाता है, रेवा, और इसे लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश भी बोला जाता है। इसकी जो जर्नी है वो अमरकंटक प्लेट्यू से स्टार्ट होती है जो अनूपपुर के पास है और जो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। साथ ही नर्मदा फ्लो बिटवीन विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में ये नर्मदा नदी फ्लो करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड
फ्लाईजाई फॉर कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल। अभी एक संस्थान ने संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी लॉन्च की है। तो फ्लाईजी एक एक्चुअली ऐप है और इसका लॉन्च किया गया एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। नाम है उसका IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी ने अभी हाल ही में ये फ्लाईजी को लॉन्च किया है। ठीक, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मतलब यहाँ पर जो उद्देश्य रहेगा इस फ्लाईजी का वो ये रहेगा, फ्लाईजी का जो यहाँ पर उद्देश्य है वो ये है कि जो एयर ट्रैवल कर रहे हैं वो किसी भी चीज़ को छुए ना, कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल हो पूरा। तो ये ऐप के थ्रू होगा, जहाँ ऐप के थ्रू ही आपके टिकट्स देखे जाएंगे और ऐप के थ्रू ही सारी फॉर्मेलिटीज़ निभाई जाएंगी। तो यहाँ पर टोटली ये कॉन्टैक्टलेस है। ठीक है, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं IIT गुवाहाटी की। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ आई थी कि इन्होंने एक लो कॉस्ट LED बेस्ड मशीन को बनाया है, जिससे हॉस्पिटल्स के, बसेस के, ट्रेन के फ्लोर को डिसइंफेक्टेड किया जा सकता है और कोविड-19 से हम लड़ सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है IIT गुवाहाटी की। वहीं IIT हैदराबाद ने भी एक टेस्ट किट बनाई थी जिसकी कॉस्ट थी 600 पर टेस्ट। ठीक है, लेकिन बाद में मतलब किसी भी एक कॉस्ट, मतलब यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि एक जो टेस्ट कॉस्ट होती है वो 600 पर टेस्ट होती है, लेकिन बाद में उन्होंने इस कॉस्ट को कम किया और 350 रुपीज़ तक ये लेकर आए। और ये जो किट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये 20 मिनट्स लेती है बस इन्फेक्शन बताने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को क्या करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को पहचानने के लिए केवल 20 मिनट्स ये लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द क्वींस बर्थडे 2020। अभी हाल ही में रानी एलिजाबेथ के जन्मदिन पर ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ मेडल नाम का ये अवार्ड किसको दिया गया है? शोभा मुदगल, शुभा शेखर, MS सुब्बुलक्ष्मी या कोई नहीं? तो आंसर आएगा शोभा शेखर एक्चुअली, शोभा शेखर। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं क्यों दिया है। तो इंडियन म्यूजिशियन हैं शोभा शेखर और ये फाउंडर हैं कलाकृति के, कलाकृति अ म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है उसका कलाकृति। उसके लिए ही उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उनकी सर्विस के लिए, इंडियन म्यूज़िक और डांस के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल की, तो नाम है डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। वहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी और कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के संग नरेंद्र मोदी जी ने एक द्विपक्षीय वार्तालाप किया था, द्विपक्षीय मीटिंग हुई थी वहाँ पर, बाईलेटरल, है ना, तो वो आपको याद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा, व्हाट इज द हाईएस्ट अमाउंट अलोकेट सो फार इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21? महात्मा गांधी मनरेगा जो है इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2020 से 21 में अब तक का सबसे अधिक आवंटन कितने रुपए का किया गया है? मतलब मनरेगा को अभी एक बहुत बड़ी राशि दी गई है, तो हमें पता नहीं कितनी है। तो नाम इसकी राशि है 1,01,500 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ करोड़ नहीं लिखा है एक्चुअली, ये इतना रुपए का इसको आवंटन किया गया है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मनरेगा के बारे में हम बात कर लेते हैं। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इससे पूर्व इसका नाम था नरेगा, मतलब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एग्रीमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की थी और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था। इस योजना को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया यानी मनरेगा। मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने परिवेश में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है, अपने घर के आसपास, और साथ ही इनको 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। मतलब यदि आपको कोई भी काम नहीं मिलता है तो 100 दिन की आपको जो भत्ता है 100 दिन का वो आपको दिया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ ने
मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 कार्य दिवस कर दिए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई आपदा आई हो या कोई अकाल पड़ा हो, तो ऐसी जगहों पर हमारे यहाँ भी 150 कार्य दिवस की रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये जो एक्ट है इसे 1991 में प्रपोज किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, जो हमारे इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस इज़ अ न्यूज़। यूक्रेनियन बॉक्सिंग चैंपियन एंड ओलंपिक मेडलिस्ट ओलेक्जेंडर गवोज़डाइक, ठीक है, जेवोज़डाइक जो भी आप बोल सकते हैं, ओलेक्जेंडर से याद रखिएगा, ये अभी इन्होंने अपने आप को रिटायर कर लिया है। ठीक है, 33 ईयर ओल्ड है ये, और इन्होंने अभी लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और उनको द नेल भी कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने 2012 ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, मर्सर 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, मुंबई रैंक 16th ग्लोबली 19th इन एशिया। उन्होंने कहा है कि अभी मर्सर नाम की एक संस्था है जिसने अभी एक लिस्ट जारी की है जिसमें 26th एनुअल लिस्ट है ये, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020, मतलब कौन सा शहर सबसे ज़्यादा महंगा है, कौन सा उससे कम। तो ऐसी एक उन्होंने लिस्ट जारी की है पूरे एशिया के लिए। तो यहाँ एशिया में 19th नंबर पर, मतलब उन्होंने क्या बताया कि जो मुंबई की रैंक है ग्लोबली, यदि पूरे विश्व में देखी जाए तो 60वीं, और एशिया में देखी जाए तो 19th, मतलब इतना महंगा है ये। पूरे विश्व में देखा जाए तो 60वां शहर है सबसे महंगा शहर, और पूरे एशिया में देखा जाए तो 19वां। ठीक है, यहाँ पर जो मुंबई सिटी है इसको 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ग्लोबली कहा गया है, और शायद ही 19th इन एशिया में बोला गया है। ठीक है, और मुंबई इज़ द ओनली इंडियन सिटी जो 100 टॉप सिटीज़ में आई है। हांगकांग इसमें सबसे ऊपर है, मतलब हांगकांग क्या है, सबसे ज़्यादा महंगा, टॉप्स द लिस्ट ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 इज रिलीज्ड, एंड इन दिस लिस्ट 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स एमंग टॉप 200, मतलब 200 की लिस्ट में 3 इंडियन इंस्टीट्यूट आ चुके हैं। तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, तो यहाँ सबसे पहला है 172 रैंक पे IIT बॉम्बे, देन 185 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और 193 रैंक पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, मतलब वही IIT दिल्ली। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी अंडर 200 में आ चुकी हैं। क्लियर, साथ ही जो यहाँ टॉप किया है जिस यूनिवर्सिटी ने, नाम है उसका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, सेकंड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तीनों USA में है। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्वजीत दास गुप्ता अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। पूर्वी नौसैनिक कमांड के नए चीफ बनाए गए हैं विश्वजीत दास गुप्ता को। ठीक है, एडमिरल दास गुप्ता ने पूर्वी नौसैनिक कमांड के मुख्यालय विशाखापत्तनम में शुक्रवार को ये दायित्व संभाला है। तो याद रखिएगा, जो ईस्टर्न नेवल कमांड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, और साथ ही हम इन तीनों के भी थोड़ा सा, जो हमारी आर्मी में 3 आर्मी है, डिफेंस में 3 आर्मीज़ हैं। फर्स्ट है नेवल स्टाफ, सेकेंड आर्मी स्टाफ, और थर्ड एयरफोर्स। तो इन तीनों के जो हेड हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो 24th चीफ नेवल स्टाफ हैं करमवीर सिंह, 27th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और 26th एयर चीफ मार्शल हैं राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। लास्ट न्यूज़ इज, गवर्नमेंट अलॉट 4,000 करोड़ टू स्टेट अंडर पर ड्रॉप पर क्रॉप। मतलब अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने पर ड्रॉप पर क्रॉप के स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए का एक फंड दिया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द पर ड्रॉप पर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, PMKSY PDMC
For the 2020-21, the annual allotment is 4,000 crore has already been allocated and conveyed to the state government by the center under the per drop per more crop कंपोनेंट। ओके, उन्होंने क्या किया, 2020-21 के लिए जो एनुअल अलॉटमेंट है वो 4,000 करोड़ का वो दे चुके हैं। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस सीरीज़। So thank you everyone, and best of luck for your upcoming exams. And if you like my video, so please like and share this video and subscribe my channel, and also press the bell icon button to get my new videos update. Okay, thank you everyone.